नमस्कार बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय में आज हम करेंगे कक्षा 8वीं में पाठ नंबर 8 बदलते लक्ष्य में व्याकरण भाग। तो व्याकरण भाग में हम करेंगे वाक्य और विराम चिन्ह। तो सबसे पहले हम वाक्य करेंगे। तो वाक्य में देखेंगे बच्चों, वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। जिसमें वाक्य में सार्थक शब्द मीन्स सही शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, तो व्यवस्थित शब्दों का समूह जो है वो पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का समूह जो है वो वाक्य कहलाता है। तो हमने ये जो विषय है कक्षा 6ठी और 7वीं में भी पढ़ा है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य में अब देखिए, वाक्य की परिभाषा हमने देखी, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। आगे है वाक्य के गुण। तो वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो वाक्य में 4 तरह के गुण होने चाहिए। पहला आ गया पूर्णता, वाक्य पूरा होना चाहिए, वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए। वाक्य जो है वो पूरा होना चाहिए। जैसे राम खेलता, तो वाक्य अधूरा हुआ, हम क्या लिखेंगे? राम खेलता है। तो ये हुआ वाक्य पूर्ण वाक्य होना चाहिए। दूसरा है सार्थकता, मतलब सार्थक सही शब्दों का सही अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 3 है अन्वय, अर्थात वाक्य में लिंग या वचन संबंधी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे राम खेलती है, गलत हो गया ना, तो यहाँ क्या लिखना था? राम खेलता है। तो वो कौन सा? अन्वय अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, लिंग वचन कारक की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4 है पदक्रम, जो शब्द हैं, जो वाक्य के अंदर शब्द जो पद हैं वो सही क्रम में होने चाहिए। राम खेलता है या राम है खेलता, तो राम है खेलता पदक्रम आगे पीछे है, पदक्रम सही होने चाहिए, राम खेलता है। तो ये वाक्य में 4 तरह के गुण होने चाहिए। आगे है वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके द्वारा वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है, जिसको हम कर्ता भी कहते हैं। तो जैसे राम खेलता है, तो राम क्या है? उद्देश्य है, और खेलता है उसका विधेय। उद्देश्य के द्वारा जो कार्य किया गया वो आ गया हमारा विधेय। तो वाक्य के 2 अंग आ गए, उद्देश्य और विधेय। आगे हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। अर्थ के आधार पर हमारे पास 8 तरह के भेद हैं, 8 प्रकार के भेद होते हैं। पहला आ गया आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा में ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुमति या आदेश दिया जाए उनको कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे जया मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लाओ, या तुम शीघ्र बाजार जाओ और सामान खरीद कर लाओ। तो हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो वो पहला आ गया हमारा आज्ञावाचक वाक्य। दूसरा है विधानवाचक। दूसरा आ गया हमारा विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य को सामान्य रूप से प्रकट किया जाए, जिनको सामान्य साधारण रूप से प्रकट किया जाए, उसको कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे प्रेम मधुर स्वर में गीत गाता है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो ये साधारण सरल वाक्य है, इसको हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। नंबर 3 आ गया निषेधवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के ना होने या ना करने का पता चले, जिसमें नहीं का प्रयोग हो, अर्थात जिनमें किसी बात या कार्य के ना होने का पता चले, उन्हें कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे गुंजन प्रातः सैर करने नहीं जाती है, जहाँ नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है वो आ गया हमारा निषेधवाचक वाक्य। गोल्डी स्मेह के अभाव के कारण बाजार नहीं जा पाई, तो नहीं का प्रयोग हुआ निषेधवाचक वाक्य। फिर नंबर 4 पर है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आज बारिश होगी? आप पिकनिक से कब लौटेंगे? तो ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वो आगे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने या ना होने के प्रति संभावना या संदेह हो, शंका हो,
या संभावना ना हो या हमें शंका हो या संदेह हो तो उसको हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। शायद कल बारिश होगी, शायद कल हम मुंबई जाएंगे, शायद आज मॉल में सलमान खान आने वाले हैं। तो जिन चीज़ों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं है उनको कहेंगे, उन वाक्यों को कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। आगे है नंबर 6 पर इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में हम देखेंगे ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामना, इच्छा, कामना या आशा रखी गई हो, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे काश में गायन प्रतियोगिता में जीत जाती या ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, तो इसमें कोई इच्छा प्रकट की गई हो उसको कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। नंबर 7 पर देखेंगे ऐसे वाक्य विस्मयवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें रोष, हर्ष, शोक, घृणा हो उनको हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। जो हमारे मन के भावों को प्रकट करे, हमारी खुशी को, हमारे दुख को प्रकट करे तो उनको कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हम खुश होकर कह रहे हैं, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे विस्मयवाचक वाक्य। और अंत में नंबर 8 है हमारा ऐसे वाक्य जिनमें संकेत या शर्त के आधार पर कार्य किया जाए उसको कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। यदि मोना आ जाती तो मैं घूमने जाती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ऐसे वाक्य जो संकेत या शर्त के आधार पर किए जाते हैं। तो ये आगे अर्थ के आधार पर 8 में आगे हम देखेंगे रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर भेद, तो रचना के आधार पर 3 तरह के भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य कैसे हैं? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसको कहेंगे सरल वाक्य। ठीक है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों और जिनको समुच्चय बोधक शब्दों से या समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक से जोड़ा जाए, जैसे और, तथा, अन्यथा, जबकि आदि शब्दों से जोड़ा जाए उनको कहते हैं संयुक्त वाक्य। और मिश्रित में आगे वे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक वाक्य उसके ऊपर आश्रित हो, वो आगे मिश्रित वाक्य। आगे है वाक्य परिवर्तन। अब वाक्य परिवर्तन में हम देखेंगे सरल को हम संयुक्त में कैसे बना सकते हैं। अवकाश होने पर बच्चे घर चले गए, तो इसको हमने संयुक्त में क्या दिया, अवकाश हुआ और हमने समुच्चय बोधक जोड़ दिया, बच्चे घर चले गए, तो 2 उपवाक्य बन गए और समुच्चय बोधक से जोड़ दिया, ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। वैसे ही सरल वाक्य को अगर मिश्रित में बनाना हो, अब दादाजी से परामर्श करके हम लेह घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब दादाजी से परामर्श कर लेंगे तभी हम लेह घूमने जाएंगे। इसमें एक मुख्य हो गया और दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य। रात दिन मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है, जो रात दिन मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। तो ये तो आ गया बच्चों वाक्य परिवर्तन, सरल को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में जो है वो हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद है इसी पाठ में आगे व्याकरण भाग में विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या है, भाषा के लिखित रूप में स्पष्टता वो प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व लाने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आ गया हमारा अलग विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, निर्देशक, योजक, विवरण, हंस पद, लाघव पद, कोष्ठक आदि। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला आ गया अलग विराम। अलग विराम का प्रयोग कहाँ होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। तो अलग विराम का हम प्रयोग कब करते हैं, अलग विराम का प्रयोग समान महत्व के शब्दों, वाक्यों को अलग करने तथा जटिल वाक्यों को उपवाक्यों में अलग करने के लिए किया जाता है। अलग विराम का प्रयोग कब करेंगे, जब शब्दों या वाक्यों या जटिल वाक्यों को अलग करने के लिए। जैसे
प्रीति, पूजा और प्राची तीनों सहेलियां हैं। तो अलग विराम का प्रयोग हमने कहाँ किया? शब्दों को अलग करने के लिए, प्रीति और पूजा। उसके बाद है नंबर 2 अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग हम कब करेंगे? जहां अलग विराम से कुछ अधिक या पूर्ण विराम से कुछ पहले इसमें हमें रुकना पड़े। अलग विराम से आगे और पूर्ण विराम से पहले हमें जब थोड़ा सा रुकना पड़े तो वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे शेखर आज आ जाएगा, शेखर आज आ जाएगा, उसे ही उपहार दे दूंगी। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? अर्धविराम का। यहाँ पर जो प्रयोग हुआ वो अर्धविराम। फिर है नंबर 3 पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का है जहाँ सामान्य रूप से वाक्य पूरा हो जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमने वाक्यों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया हो। जब वाक्य से प्रश्न पूछा गया हो तो हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रशांत दिल्ली के किस स्कूल में पढ़ता है? तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो हम चिन्ह भी लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक हम का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि घृणा के भाव प्रकट हो, उस वाक्य में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अरे, अरे, तो अरे के बाद हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तो ये हमारे भाव प्रकट कर रहे हैं ये शब्द, तो यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है निर्देशक। निर्देशक किसी अन्य व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले या कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके लिए हम आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सिया ने कुछ बोला, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। पीहू तुम घर कब जाओगी? तो जब कोई व्यक्ति जो है कथन को बता रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है योजक या विभाजक चिन्ह। तो योजक और विभाजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो शब्दों के लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, माता पिता, ठीक है, तो उसके लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है उदाहरण चिन्ह। उसके बाद आ गया उदाहरण चिन्ह। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग, उदाहरण चिन्ह देखेंगे किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए या किसी लेखक या महापुरुष के शब्दों को उद्धृत करने के लिए या व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम के लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके दो उपभेद हैं। नंबर 1 इकहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा के लिए हम किसी पुस्तक या लेखक का उपनाम या किसी शीर्षक के लिए हम इकहरा उदाहरण चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ईदगाह तथा नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानियां हैं, ठीक है। अब दोहरा का प्रयोग हम कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत किया गया हो। जब किसी व्यक्ति को परिभाषा दी गई, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा हो, तो उसके जो कथन को हम करेंगे दोहरे उदाहरण चिन्ह में। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारा जो हम किस में लिखेंगे? दोहरा उदाहरण चिन्ह में। आगे लिखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी विषय का विवरण देना हो या कोई निर्देश देना हो। जब किसी चीज का हमने वर्णन करना हो या कोई निर्देश देना हो तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कब किया जाता है? जब देखेंगे कि इसका प्रयोग पद या संवादों का अर्थ प्रकट करने के लिए, जब हम अर्थ प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे होरी के 2 बैल, हीरा मोती। अब हमने नाम किस में लिखे? कोष्टक में। मीन्स 2 बैलों को हमने, उन संवादों का हमने अर्थ प्रकट किया तो उसको हम लिखेंगे कोष्टक में। आशना, आशना श्रेया से, तो श्रेया से कह रही है, अर्थ को प्रकट कर रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे कोष्टक में। आगे है हंसपद या काकपद। हंसपद का प्रयोग जब लिखते समय कोई शब्द या वाक्यांश छूट जाता है तो उसकी जगह हम हंसपद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मंदिर के डैश अनुज का घर है। अब पीछे लिखना भूल गए
तो लिखना भूल गए तो हम वाक्य को वैसे ही रहने देंगे, वहां पर हम हंस पद या काक पद का प्रयोग करके ऊपर जो है वो शब्द या वाक्य लिख सकते हैं। और अंत में आ गया हमारा हंस पद या काक पद, हंस पद या काक पद। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब लिखते समय शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर उस शब्द का हंस पद या काक पद चिन्ह लगा दे तो वहां पर हंस पद या काक पद का प्रयोग होता है। और एक हमारा अंत में बचा लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह का हम प्रयोग कब करते हैं, जब शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना हो, छोटा करके लिखना हो। जैसे डॉक्टर वर्मा विश्वविद्यालय में हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टर और प्रोफेसर के लिए हम जो है वो लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है बच्चों पाठ 8 का व्याकरण भाग। इसमें हमने सीखा वाक्य और विराम चिन्ह। धन्यवाद बच्चों।